Good morning to all. Welcome to the third lecture of refrigeration and air conditioning subject. आज के लेक्चर में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन, रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, लाइव लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, सिलेबस का हमने इंट्रोडक्शन किया। आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट या फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन के बेसिक्स, उसकी हिस्ट्री, उसकी नीड और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। और इसी तरह से हम हमारा पूरा जो रेफ्रिजरेशन पोर्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप वो ले लीजिएगा। और ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट का आपको अगर कोई दूसरा चूज करना है, जैसे कि आपके क्लास में भी कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, तो बिफोर 30 आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्पीड कैचअप कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेशन क्या है। तो रेफ्रिजरेशन क्या है, वो है कि जहां पे कूल कन्फाइनमेंट, मतलब कि बंद ठंडी जगह चाहिए, जहां पे हमें हीट एब्जॉर्ब करनी है, जहां पे कूलिंग रिक्वायर्ड है, वहां पे रेफ्रिजरेशन कंसर्न रहती है। तो रेफ्रिजरेशन कहाँ पे कंसर्न रहती है या बेसिक्स क्या है कि जहाँ पे कूलिंग रिक्वायर्ड है वहां पे हमें रेफ्रिजरेशन चाहिए। हमें कूल कन्फाइनमेंट है जहां से हीट एब्जॉर्ब करनी है। तो सबसे पहले अब हम ये कोट करते हैं कि व्हाट इज डार्कनेस। व्हाट इज डार्कनेस, अंधकार क्या है। तो डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। जहां पे लाइट नहीं है, जहां पे प्रकाश नहीं है, वहीं पे अंधकार है। तो वैसे ही कूलिंग क्या है, तो कूलिंग इज नथिंग बट जहां पे हीट नहीं है, जहां पे हीट नहीं है वहां पे कूलिंग है। जहां पे जैसे जहां पे लाइट नहीं है वहां पे डार्कनेस है, सिमिलरली जहां पे हीट नहीं है वहां पे कूलिंग है। तो कूलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करने के लिए जो कूल कन्फाइनमेंट है, जिसको हमें ठंडा रखना है, वहां से हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द स्पेस वेयर कूलिंग इज रिक्वायर्ड। तो जहां पे कूलिंग रिक्वायर्ड है उस स्पेस में से अगर आप हीट को सोख लोगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लोगे, तो क्या होगा कि आपका रेफ्रिजरेशन हो जाएगा या वो कंपार्टमेंट जो है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अब जो डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। तो रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the process of reducing and maintaining the temperature of space or material below the temperature of surrounding। तो अब इसको हम टुकड़े में समझते हैं। मैंने बताया था, आप अगर उसको डिवाइड कर दोगे, एक एक स्टेटमेंट के एक एक सेंटेंस को समझोगे, फिर उसको जोड़ दोगे और उसका कंबाइंड मतलब निकालोगे, तो वो आपको याद रह जाएगा। तो ये एक ऐसी ब्रांच साइंस की है जो डील करती है किससे, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर। तो हमारा पहला हाफ ये रखते हैं, दो टुकड़े में ये डिवाइड करते हैं कि ऐसी साइंस की ब्रांच जो प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग, ये मेंटेनिंग वर्ड आना चाहिए, सिर्फ रिड्यूस करना नहीं है, मेंटेन भी करना है उसको टेम्परेचर से। तो किसका टेम्परेचर, तो कि ऑफ स्पेस और मटेरियल बिलो द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इसको आप दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो कि ऐसी साइंस की ब्रांच है जो रिड्यूस और मेंटेन करती है टेम्परेचर को स्पेस या मटेरियल के, किससे, तो कि सराउंडिंग से। मतलब कि सराउंडिंग से अगर आप कम टेम्परेचर में लेके आते हो तो उसको हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे -10 डिग्री +10 डिग्री के नीचे अगर आप जैसे ही जाओगे तो रेफ्रिजरेशन की रेंज शुरू हो जाएगी +10 डिग्री सेल्सियस से लेके +10 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 केल्विन, मतलब कि
काफी माइनस हो गया 150 केल्विन, मतलब कि 150 माइनस 273, मतलब कि माइनस 123 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। तो माइनस 123 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस से लेके माइनस 123 डिग्री सेल्सियस की रेंज को हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी रेंज है, ये उसका डेफिनेशन नहीं है। उसका डेफिनेशन तो यही है जो यहाँ पे बताया गया है कि वो साइंस की ब्रांच है जो रिड्यूस और मेंटेन करती है टेम्परेचर को किसी स्पेस के या मटेरियल के बिलो दी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो मान लीजिए अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री है और आपने 30 डिग्री पे कर दिया तो उसको हम कूलिंग कहेंगे, उसको हम रेफ्रिजरेशन नहीं कहेंगे। तो रेफ्रिजरेशन की रेंज क्या रहती है? आमतौर पे रेफ्रिजरेशन की रेंज रहती है प्लस 10 डिग्री सेल्सियस से लेके माइनस 123 डिग्री सेल्सियस। तो ये उसकी आमतौर पे रेंज रहती है रेफ्रिजरेशन की। अब सराउंडिंग है, उसमें हम क्या करेंगे? जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वही बताया गया है, सबसे पहले हम जहाँ पे कूलिंग करना है वहां से हम क्या करेंगे? हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जहाँ पे रिजेक्ट कर, जहाँ पे ये हीट एब्जॉर्ब करिए उसको कहीं ना कहीं फेंकनी, रिजेक्ट तो करनी पड़ेगी। तो हम रिजेक्ट कहाँ पे करेंगे? नेचुरल सिंक बताएंगे, आमतौर पे हम एटमोस्फियर में करते हैं, या सरफेस वाटर मतलब कि समंदर में करते हैं, या किसी एक्सटर्नल बॉडी जो काफी कम टेम्परेचर पे हो वहां पे हम रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो क्लोजियर स्टेटमेंट पे काम करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ चुके होंगे, उसमें क्लोजियर स्टेटमेंट आता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर कर रहा है और विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। तो ऐसा डिवाइस आप नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमारा एक सिमिलर ऐसा डिवाइस है जो कि क्लोजियस के लॉ को फॉलो करता है कि वो लो टेम्परेचर, मतलब कि जहाँ पे हमें कूलिंग करना है वो लो टेम्परेचर है, क्योंकि सराउंडिंग उससे ज्यादा टेम्परेचर पे, वहां से हमें हीट एब्जॉर्ब करके उसको सराउंडिंग में फेंकना है, मतलब कि लो टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करनी है, हाई टेम्परेचर पे फेंकनी है, तो उसके लिए आपको वर्क देना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा एमसीक्यू आता है या ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड, तो आपको ये लिखना है कि रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लोजियस स्टेटमेंट। क्लोजियस का जो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो रेफ्रिजरेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसमें मैंने बताया कि वो क्या करता है, जहाँ पे कूलिंग करना है वहां पे से हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसको हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर देगा। तो हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर देगा तो वो कहाँ पे? तो एटमोस्फेयर में या वाटर में, जहाँ पे। और रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन में क्या आता है? वो रिड्यूस करता है और मेंटेन करता है टेम्परेचर को। ठीक है, तो और उसका बेसिक प्रिंसिपल है क्लोजियस का लॉ। अब रेफ्रिजरेशन की थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। तो हिस्ट्री में सबसे पहले क्या था कि जो 1750 मतलब कि 1750 जो ईस्वी सन कहते हैं हम जिसको, बिफोर आफ्टर एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट, मतलब कि जो हमारा सन 1750 1750 है, उसके पहले क्या होता था कि कूलिंग सिस्टम के लिए, जो कि फूड है या किसी को भी प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए आइस जो है, बर्फ, वो कोल्डर रीजन्स मतलब कि आर्कटिक से या वहां से जहाँ पे आइस नेचुरली बनता हो वहां से हम ट्रांसपोर्ट करके लाते थे। तो ये तो काफी महंगी प्रोसेस हो गई, क्योंकि आइस आते आते पिघल जाता था, कुछ ही बचता था, बहुत कम कूलिंग बनती थी। तो आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन का शुरुआत हुई 1750s के बाद, मतलब कि 1750 साल जो थी उसके बाद, और काफी डेवलप आया 1800 साल के कुछ शुरुआत में। तो वो कैसे डेवलप में आया? तो कि 1834 में वर्किंग वेपर कंप्रेशन सिस्टम बनाई गई जो कॉमर्शियल आइस बनाती है। ठीक है, और उसका कंप्लीशन हुआ, परफेक्ट कंप्लीशन, जो कॉमर्शियल आइस मशीन। पहले हमारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाई गई, लेकिन उसमें से कॉमर्शियली आइस बनाने वाली मशीन जो है वो 1854 में, मतलब कि आज से हम कह सकते हैं आज से 170 साल पहले या 165 साल पहले ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो कि आइस बनाता है, ऐसा क्या किया गया? तो
कॉमर्शियलाइजेशन किया गया। अब उसके बाद काफी साल बाद, उसके कितने साल बाद, देखिए उसके 60 साल बाद रेफ्रिजरेटर को घर में यूज किया जाए ऐसा बनाया गया। और 1923 में जो यहाँ पे फ्रिजिडेयर जो है, फ्रिज, उसने इंट्रोड्यूस किया सेल्फ कंटेन यूनिट। मतलब कि कहीं और रेफ्रिजरेशन करके फिर कूलिंग वहीं पहुंचा जाए, नहीं, सेल्फ कंटेन मतलब कि वहीं पे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होगा और वहीं पे कूलिंग मिलेगी। ऐसा 1923 में जो इन्वेंट हुआ। अब ये पहले चलता था एमोनिया और उस पे वेपर कंप्रेशन, क्योंकि तब तक हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं थे रेफ्रिजरेंट के रूप में। अभी जो हमारे रेफ्रिजरेटर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे से चलते हैं। तो 1920 से 1930s के बीच रेफ्रिजरेशन मार्केट के अंदर फ्रियोन का इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और उसके बाद होम फ्रीजर्स का इन्वेंशन हुआ, जहाँ पे वो आइस क्यूब के लिए अलग हो और फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए अलग हो, वो 1940s में हुआ। तो 1940s के बाद जो फ्रोजन फूड्स जो होते थे वो पहले लग्जरी आइटम में माने जाते थे कि फ्रोजन फूड जो ऐसे नहीं मिलते हैं, वो अब धीरे धीरे कॉमन बनते चले गए 1940s के बाद। उसके बाद यहाँ पे नहीं लिखा गया, ये हिस्ट्री है। करंट सिनारियो क्या है रेफ्रिजरेशन का? करंट सिनारियो ये है कि अब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए भी जवाबदार है, जिम्मेदार है, उसको अब हमें धीरे धीरे उसका यूज जो है वो कम करना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो बनाया गया था उसके हिसाब से अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर भी धीरे धीरे बैन आते रहे, प्रतिबंध आ रहा है। तो उससे अब धीरे धीरे हमारे पास नए रास्ते भी खुलने वाले हैं कि कोई और रेफ्रिजरेंट भी हम यूज कर पाए। क्योंकि ये जो फ्रियोन है, ये यहाँ पे लिखा गया है वैसे 1920 से, मतलब कि 100 साल पहले से काम कर रहे हैं। उसके कारण ओजोन का लेयर भी डिप्लीट हुआ है। तो अब हम वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं उसका यूज और दूसरे कोई सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहे हैं या दूसरे कोई रेफ्रिजरेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब इसकी नीड क्या है, रेफ्रिजरेशन की नीड क्या है? तो आज को आपका टास्क यही है, आपको लिखना है डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, नीड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो काफी छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने हैं। तो नीड क्या रहती है? तो कि यहाँ पे बताया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो किसी फ्रूट है या सब्जी है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसका ग्रोथ जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। अब जैसे ही उसका ग्रोथ ज्यादा होता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारा फल या सब्जी है उसको धीरे धीरे कच्चे में से पक्का बनाता है और पक्का बन जाता है, उसके बाद वो बिगड़ जाता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। हम कार्बाइड करके क्या करते हैं, कार्बाइड या उसको कर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाते हैं तो वो पक जाता है। लेकिन एक बार वो पक गया, जो फ्रूट है या फल है या वेजिटेबल्स है, वो पक गया तो उसके बाद हमें उसका ग्रोथ जो है वो कम करना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ऐसा देखा गया कि एज टेम्परेचर फॉल्स, जैसे टेम्परेचर कम होता है, ये जो ग्रोथ होता है वो काफी स्लो हो जाता है। ग्रोथ जो है तो वो स्लो हो जाता है। कहाँ पे? तो जो 10 डिग्री सेल्सियस है उससे नीचे ले जाए तो उससे जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाता है। इसके कारण जो पका हुआ सब्जी है या फ्रूट है वो थोड़ी और देर तक या और दिनों तक वो वैसे ही स्टेट में रहता है। अगर हम उसको बाहर छोड़ दें ज्यादा टेम्परेचर में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको बिगाड़ देते हैं। तो ये है उसकी नीड। क्योंकि रेफ्रिजरेशन यहाँ पे लिखा गया है कि रेफ्रिजरेशन जो है उसकी नीड क्या है, टू कंजर्व फूड स्टफ। सबसे पहली उसकी नीड क्या है कि फूड जो है उसको हमें कंजर्व करना पड़ता है, तो उसके लिए। और दूसरा, टू प्रोड्यूस नेचुरल आइस, है ना, नेचुरल आइस को प्रोड्यूस करना है, वो रेफ्रिजरेशन की नीड है। क्योंकि आइस भी हमें काफी जगह पे चाहिए होता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि फूड स्टफ जो है उसका प्रोडक्शन, मतलब कि आइस का प्रोडक्शन,
आइसक्रीम का प्रोडक्शन कभी रेफ्रिजरेशन उसमें भी यूज होता है। कंजर्वेशन मतलब कि उसको एक तरीके से कंजर्व करके रखना लंबे समय तक, और प्रिजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन भी उसी में आता है। फिर उसके अलावा केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें रेफ्रिजरेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? जो दवाई होती है उसको ठंडी जगह पे ऐसा लिखा होता है कि ड्राई एंड कूल स्पेस पे ये दवाई रखनी है, तो वहां पे उसका यूज होता है, तो कि वो ज्यादा समय तक फ्रेश रहे, प्रिजर्व रहे। तो पहला होता है फूड में, दूसरा होता है दवाई में, और तीसरा कहाँ पे होता है? तीसरा होता है इंडस्ट्रियल कंफर्ट एयर कंडीशनिंग प्लांट। तो एयर कंडीशनिंग प्लांट जो है सारे, वो भी उसका बेसिक जो होता है वो रेफ्रिजरेशन ही होता है। वो बेसिक रेफ्रिजरेशन में वो कूल करता है, फिर वो कूलिंग होता है, वो एयर को पास करता है, तो एयर ठंडी हो जाती है। तो जो एयर कंडीशनिंग प्लांट है उसमें भी छोटा से रेफ्रिजरेटर लगे हुए होते हैं। तो इसकी ये काफी वाइड 3 एप्लीकेशन है कि वो फूड के प्रिजर्वेशन में, फिर केमिकल इंडस्ट्री में, दवाई की इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है, और एसी सिस्टम में भी बेसिक तो हमारा रेफ्रिजरेशन ही होता है। तो आज का आपका टास्क यही है, आपको यही लिखना है कि नीड ऑफ रेफ्रिजरेशन, डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एप्लीकेशन, ये 3 चीज, डेफिनेशन, नीड और एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये आपको लिखना है। तो आप आज समझ गए होंगे कि हम रेफ्रिजरेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसको ही देखेंगे कि हीट एब्जॉर्ब कहाँ से होती है और हीट रिजेक्ट कहाँ पे होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।